नमस्कार। मैं डॉक्टर देवाराम आज आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र, विषय सामग्री और प्रकृति के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र के इतिहास, अर्थ व परिभाषाओं के बारे में जाना, लेकिन अर्थशास्त्र का परिचय तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक कि इसके क्षेत्र, विषय वस्तु और प्रकृति का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस व्याख्यान में हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र के इतिहास, अर्थ और परिभाषाओं से इसकी विषय सामग्री और प्रकृति के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा दिया है, लेकिन विस्तार से इसका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय सामग्री में भी निरंतर विस्तार होता गया है। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों तथा आर्थिक क्रियाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, जिसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र के विषय के क्षेत्र के बारे में काफ़ी वाद विवाद होता रहा है, जैसा कि हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अंतर्गत भी देखा था। परंपरागत अर्थशास्त्र के संकुचित रूप को आधुनिक समय तक आते आते वृहद रूप प्राप्त हो चुका है। अतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विकासशील एवं गतिमान विज्ञान है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बहुत व्यापक हैं तथा दिनों दिन और व्यापक होती जा रही है। परंपरागत विचारधारा के अनुसार जहां अर्थशास्त्र धन का विज्ञान थी, वहीं इसकी दूसरी परिभाषा जो कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित की थी, उनके अनुसार इसमें धन के साथ उसके प्रयोग से मानव के भौतिक कल्याण व मानव के व्यवहार को सम्मिलित किया गया। अर्थशास्त्र की तीसरी परिभाषा रॉबिन्स द्वारा दी गई और इन्होंने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को पुरानी विचारधारा से बहुत आगे ले जाकर इसे और विस्तृत कर दिया तथा नया रूप प्रदान किया। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध चयन करने तथा निर्णय लेने से होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र में स्थैतिक अध्ययन के साथ गत्यात्मक अध्ययन को समाहित करते हुए आर्थिक विकास व समृद्धि को अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत व्यापक होती गई एवं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व लेन देन इसके अध्ययन की मुख्य विषय सामग्री बन गई। विषय सामग्री में निरंतर वृद्धि होते रहने से 20वीं सदी तक आते आते यह माना जाने लगा कि अब अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना चाहिए। सन 1920 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र रैगनर फ्रिश ने एक जगह सम्मेलन में कहा कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि इसे अब दो भागों में विभाजित कर अध्ययन करना चाहिए। 1932 में उन्होंने अपने एक प्रकाशन में अर्थशास्त्र के दो रूपों का वर्णन किया। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, लगभग उन सभी को ये पता है कि अर्थशास्त्र के दो रूप कौन कौन से हैं। रैगनर फिश के अनुसार व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित अध्ययन को व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा समूह या समग्र का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यह दो शब्द उसी समय से प्रचलन में आए, यद्यपि इनके अलावा भी कई शब्द आए थे, लेकिन ये अर्थशास्त्र के ये दो रूप सबसे ज़्यादा प्रचलन में आए और उसके बाद से लेकर अब तक हम अर्थशास्त्र के विषय के दो मुख्य अंगों के रूप में इनको पढ़ते हैं। यद्यपि कुछ अर्थशास्त्रियों में कुछ और भी नाम सुझाए थे, जिनका आप अनेक पुस्तकों में नाम देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसकी विषय सामग्री के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं
कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार तथा कीमत निर्धारण इस शाखा के मुख्य विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत उपभोग, मांग, उपयोगिता, व्यक्तिगत फर्म या उद्योग के उत्पादन लागत, मांग पूर्ति द्वारा संतुलन, वस्तुओं व साधनों की कीमतों का निर्धारण, विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। चूँकि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होते हैं या स्नातक स्तर के जो भी पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रश्न पत्र होता है, पेपर होता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित ही होता है और अर्थशास्त्र के परिचय के साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र की संपूर्ण रूपरेखा इसके अंतर्गत पढ़ाई जाती है। कहीं कहीं अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में आते आते इसकी दूसरी शाखा के बारे में पढ़ना होता है, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने इसकी दूसरी शाखा समष्टि अर्थशास्त्र को भी प्रथम वर्ष में ही शामिल किया है। यद्यपि मेरा यह व्याख्यान मूल रूप से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर किया गया है, इसलिए यहाँ के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है और द्वितीय वर्ष में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अलग अलग इकाइयों के अध्ययन की अपेक्षा उन सभी का समग्र रूप में आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र समूह के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। इसका क्षेत्र व्यापक है तथा इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्र आर्थिक समस्याओं के अध्ययन का समावेश किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, व्यापार चक्र, आर्थिक विकास एवं वृद्धि, मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था, लोक वित्त या राजस्व, समस्त संसाधनों के वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व विदेशी विनिमय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब इसका विभाजन हुआ था तो मूल रूप से जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं उनको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया और जो समूह का अध्ययन है वो समष्टि अध्ययन के अंतर्गत रखा गया। लेकिन उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के जो भाग हैं जिनका अभी हमने वर्णन किया, इनको विस्तार से अलग अलग पेपर या प्रश्न पत्रों के अंतर्गत पढ़ा जाता है या अलग शाखाओं के रूप में प्रचलन में आ चुका है। अभी जो अध्ययन किया हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, इसको हम इस चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के दोनों भाग इस प्रकार है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग का नियम व उपयोगिता विश्लेषण अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन, फलन और लागतों का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोग या उपभोग फलन, बचत व निवेश फलन के बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक संतुलन व कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास व समृद्धि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजारों का स्वरूप का अध्ययन करता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण बाजार का अध्ययन करता है। मुद्रा और बैंकिंग और सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वितरण के सिद्धांत व साधन कीमत निर्धारण किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र लोक वित्त, सार्वजनिक आय व व्यय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सिद्धांतों का समावेश करता है। यद्यपि मैंने अभी कहा कि 1776 से लेके 1932 तक
अर्थशास्त्र को एक ही रूप में पढ़ा जाता था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के मूल तत्व या अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत। लेकिन उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा, क्योंकि इसकी विषय सामग्री बहुत अधिक बढ़ गई थी और इसका वृहद रूप हो चुका था, इस कारण से इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा था। लेकिन उसके बाद से अब तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनेक ऐसे विषय जुड़ते गए, जिसके कारण से अर्थशास्त्र का क्षेत्र और विस्तृत होता गया और वर्तमान तक आते आते मनुष्य की आवश्यकताओं के अनंत होने से और नित नई आवश्यकताएं पैदा होने से और विकास की परिकल्पनाओं से और दिनों दिन अनेकों अनेक ऐसे क्षेत्र अर्थशास्त्र के साथ विषय सामग्री अर्थशास्त्र के साथ जुड़ती जा रही है। इस कारण से इसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है और इसी कारण से अर्थशास्त्र को केवल इन दो शाखाओं के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि और विस्तृत होके कई नए आयाम आ चुके हैं और इनकी विभिन्न शाखाओं को हम मोटे तौर पर इन रूप में देख सकते हैं, जो आपके सामने दिख रही है स्लाइड्स। यद्यपि पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र है, जिसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके अलग शाखा के रूप में उभर कर जो सामने आए हैं कुछ शाखाएं, उनके बारे में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या मुद्रा या बैंकिंग और लोक वित्त या राजस्व, और इसके अलावा भी समाज आर्थिक सिद्धांत या जनकांगिक सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम यदि संक्षिप्त में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों उत्पन्न होता है, कौन से कारण हैं जिसके कारण अनेक देशों को आपस में व्यापार करना पड़ता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और उनके बीच में होने वाले लेन देन, इसके सिद्धांत, मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण, व्यापार शेष और भुगतान शेष, विदेशी विनिमय सिद्धांत। जब हम एक देश दूसरे देश के साथ में अध्ययन व्यापार करता है तो उस समय उसे विनिमय के अंतर्गत व्यापार जब लेन देन किया जाता है या व्यापार का लेन देन किया जाता है या अन्य लेन देन किया जाता है एक देश का दूसरे देश के साथ में, तो ऐसे में विदेशी विनिमय अर्थात मुद्राओं के लेन देन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको हम विदेशी विनिमय अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सभी जिसका मैंने जिक्र किया, ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। इसी तरह से अर्थशास्त्र की एक और शाखा उभर कर आई, जिसे हम मौद्रिक अर्थशास्त्र यानी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या फिर मुद्रा व बैंकिंग के रूप में पढ़ते हैं। इसकी जो विषय सामग्री है वो इस प्रकार है: मुद्रा की अवधारणा, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीति, बैंकिंग व्यवस्था, साख निर्माण, मौद्रिक नीतियाँ, राजकोषीय नीतियाँ। यद्यपि राजकोषीय नीति को हम लोक वित्त या राजस्व में पढ़ते हैं, लेकिन पूर्व में जब मुद्रा, बैंकिंग और राजस्व साथ में पढ़ाया जाता था तब यह राजकोषीय नीति भी इसी का अंग थी। ये मोटे तौर पे मौद्रिक अर्थशास्त्र या मुद्रा व बैंकिंग अर्थशास्त्र की शाखा का विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र की एक और शाखा जिसे हम लोक वित्त या राजस्व के रूप में जानते हैं, यह मूल रूप से सरकार की नीतियों, सरकार के वित्त, सरकार की आय, सरकार के व्यय, सरकार के ऋण और सरकार की नीतियों से संबंधित होती है, जिसे हम विषय सामग्री के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत लोक वित्त व राजस्व के स्रोत क्या क्या है, करारोपण कैसे कहते हैं, उसके सिद्धांत क्या है, सार्वजनिक व्यय, उधार, बजट, वित्त व्यवस्था के क्या सिद्धांत है, किस प्रकार बजट बनाया जाता है, क्या वित्त व्यवस्था रहती है, इन सब का अध्ययन लोक वित्त या राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कई नए आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जनकांकीय, जैसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, समाज आर्थिक सिद्धांत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, हरित एक लेखांकन, ऐसे अनेक ऐसे आयाम हैं जो कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत जुड़ चुके हैं और
दिन ब दिन मानव की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है तथा बदलती जा रही है। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र की विषय सामग्री भी और इसका क्षेत्र भी विस्तारित और विस्तृत होता जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और क्षेत्र कितना विस्तृत हो चुका है। अब हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो क्या यह विज्ञान है या कला या फिर दोनों? क्या अर्थशास्त्र की प्रकृति केवल यथार्थ विज्ञान की है अथवा आदर्शात्मक अध्ययन भी है? अर्थशास्त्र की प्रकृति जानने के लिए इन सवालों के जवाब का वर्णन विस्तार से हम इस प्रकार कर सकते हैं, जिससे हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है या कला। यदि हम इनको जानना चाहते हैं तो विज्ञान क्या है और कला क्या है, उसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक होगा। पहले हम ये जानते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। यदि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान क्या है, तो विज्ञान क्या है इसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक होगा। विज्ञान मानव ज्ञान का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित भंडार है जो कारण व परिणाम के पारस्परिक संबंध की खोज करता है। अतः विज्ञान केवल तथ्यों का समूह न होकर तथ्यों या सूचनाओं का क्रमबद्ध रूप से संग्रहण, संकलन कर उनका व्यवस्थित वर्गीकरण करते हुए अध्ययन पद्धतियों व विधियों द्वारा विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालना अथवा नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा नियम पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीकों से प्रतिपादित किए गए हैं। आर्थिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों व सूचनाओं का संकलन कर वर्गीकरण करते हुए क्रमबद्ध व व्यवस्थित विश्लेषण के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे मांग का नियम, मांग की लोच, सीमांत उपयोगिता, हास नियम, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, व्यापार चक्र सिद्धांत आदि आदि अनेक नियम या सिद्धांत हम गिना सकते हैं जो कि वैज्ञानिक आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। आर्थिक नियमों का प्रतिपादन तथ्यों व सूचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों से संकलन करते हुए विश्लेषण कर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है। यद्यपि अनेक विचारकों ने इसे पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना है तथा अन्य बातें समान रहने की शर्त कि लागू रहने व निश्चित भविष्यवाणियाँ करना संभव न होने के तर्क भी दिए हैं, लेकिन ऐसा तो प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है। जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ अनेक बार असत्य साबित होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे विज्ञान नहीं माने या अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप से विज्ञान ही मान लें। इसको तर्क के आधार पर और इनके अध्ययन और इनके नियमों के प्रतिपादन के आधार पर हम इसको विज्ञान कह सकते हैं। अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति ही प्रयोग संभव है व प्रयोगों से इसके नियमों व सिद्धांतों को जांचा परखा जा सकता है और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उपलब्ध तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर निकाले गए अनेक पूर्वानुमान सत्य साबित हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक प्रकार से विज्ञान ही है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या अर्थशास्त्र कला है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र कला है तो इसके बारे में भी हम पहले ये जानना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र कला है, लेकिन कला क्या है। कला यानी जीवन जीने की कला, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया कला है। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है। कला भी विज्ञान की भांति ज्ञान का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध भंडार है। विज्ञान व्याख्या एवं खोज करता है। कला निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों की प्रणाली है। ज्ञान विज्ञान को मानव जीवन में व्यवहार में लाने अर्थात मानव के व्यवहार का अध्ययन कला है। अर्थशास्त्र के समस्त नियम व सिद्धांत मानव के व्यवहार के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं तथा मनुष्य के आर्थिक व्यवहार से संबंधित है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र हमारे जीवन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं
आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में हमें व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है। कुछ अर्थशास्त्री इसे कला मानने के पक्ष में नहीं हैं तथा इसे विज्ञान ही मानते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। प्रोफेसर कोसा के शब्दों में, विज्ञान को कला और कला को विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान तथा कला दोनों एक साथ मान लिया जाए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। अब हम अध्ययन करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र सकारात्मक अध्ययन करता है या आदर्शात्मक करता है, या फिर दोनों ही करता है। यहाँ सकारात्मक मतलब है यथार्थ यानी पॉजिटिव, और आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव अप्रोच। अर्थात अर्थशास्त्र पॉजिटिव अप्रोच रखता है या नॉर्मेटिव अप्रोच रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का आशय है वास्तविकता से। तो प्रश्न ये उठता है कि अर्थशास्त्र केवल यथार्थ का अध्ययन ही करता है या आदर्शात्मक अध्ययन नहीं करता है। इसके लिए हमें दोनों के अर्थों को गहनता से देखना होगा। जहाँ यथार्थ अध्ययन या विज्ञान में क्या है, मतलब व्हाट इज़, यानी हम किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो सामने कोई भी चीज़ पड़ी रहती है, हम कहते हैं, मान लेते हैं कोई पेन है तो कहते हैं हम ये पेन है। अर्थात जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, वह यथार्थ कह सकते हैं। अर्थात यह सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम रख सकते हैं। व्हाट इज की अप्रोच हम कह सकते हैं। वहीं आदर्शात्मक अध्ययन या विज्ञान में क्या होना चाहिए, अर्थात व्हाट ऑट टू बी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ कोई हमारे सामने है, अर्थात जैसे मेरे हाथ में पेन है तो मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है, अर्थात ये पेन है, मेरे हाथ में पेन है। लेकिन अब हम कहें कि इस पेन को जब चलाते हैं तो ये ढंग से नहीं चलता, तो कहते हैं इसको ऐसे चलना चाहिए। यानी चाहिए कि जब भी बात करते हैं क्या है, जब हम बात करते हैं तो वो सकारात्मक अध्ययन है, और जब हम कहते हैं सकारात्मक मतलब यहाँ पर यथार्थ है, वास्तविकता से। और जब हम आदर्श की बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, होना चाहिए की बात जब भी जुड़ती है तो वह अध्ययन आदर्शात्मक अध्ययन या आदर्शात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। इन दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थशास्त्र क्या है का भी अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। अतः यह यथार्थ यानी वास्तविकता तथा आदर्शात्मक दोनों ही दृष्टिकोण रखता है। अब हम कहने को तो हमने कह दिया कि ये दोनों ही दृष्टिकोण रखता है, लेकिन कैसे प्रूव करें, तो इनकी परिभाषाओं के अंतर्गत हम देखें तो हम क्या पाते हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये हमने पढ़ा। यह दृष्टिकोण क्या है का दृष्टिकोण है, अर्थात यथार्थ के अध्ययन की ओर इशारा करता है। लेकिन कल्याणवादी विचारधारा इसे यथार्थ के साथ साथ आदर्शात्मक अध्ययन की ओर ले जाती है। जैसे हमने उसकी परिभाषा में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र न केवल धन का विज्ञान है, बल्कि धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे मानव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, या किस प्रकार से अर्थ का उपयोग होना चाहिए, अर्थात चाहिए की बात जब हम करते हैं तो यह आदर्शात्मक दृष्टिकोण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली परिभाषा केवल यथार्थ को लेकर चलती है, तो दूसरी परिभाषा जो कि मार्शल और कल्याणवादियों द्वारा दी गई थी, उसमें यथार्थ के साथ साथ आदर्शात्मक दृष्टिकोण भी शामिल हो जाता है। कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान तो है ही, साथ ही इस धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाए कि वे मानव को अधिकतम भौतिक कल्याण की प्राप्ति हो। तदुपरांत दुर्लभ साधनों से संबंधित व विकास केंद्रित परिभाषाएं भी अर्थशास्त्र को यथार्थ तथा आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित करती है। आवश्यकताएं अनंत है, साधन दुर्लभ है व इनका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, यह यथार्थ अध्ययन को बताता है।
अर्थात जब हम इस रॉबिन्स की इस परिभाषा को देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि रॉबिन्स कहते हैं कि साधन दुर्लभ है। अर्थात क्या है कि वो कह रहा है जो कुछ भी है, जो कुछ भी सामने है उसके बारे में अध्ययन कर रहा है। इनका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है और मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। ये तो है यथार्थ दृष्टिकोण, अर्थात क्या है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इन अनंत आवश्यकताओं में से तीव्र आग्रह वाली आवश्यकताएं कौन कौन सी है, उनका हमें चयन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास में साधन सीमित है और उन सीमित साधनों से इन अनंत आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए हमें यह करना चाहिए। जब भी हम चाहिए की बात करते हैं, अर्थात आदर्श की बात करते हैं, आदर्शात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो यह जो दूसरा पहलू है इस परिभाषा का, रॉबिन्स की परिभाषा का, कि उन अनंत आवश्यकताओं में से तीव्र आग्रह वाली आवश्यकताओं का चयन करते हुए दुर्लभ साधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाए जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त हो सके। यह आदर्शात्मक दृष्टिकोण की तरफ इंगित करता है। इसी प्रकार उपलब्ध साधनों की सीमितता के चलते उनका आवंटन इस प्रकार किया जाए जिससे वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग हेतु उत्पादन निरंतर चलता रहे तथा उत्तरोत्तर वृद्धि की दर को प्राप्त किया जा सके, सतत विकास की प्रक्रिया बनी रहे। यह अर्थशास्त्र की अंतिम परिभाषा है। अंतिम परिभाषा हम नहीं कह सकते क्योंकि अर्थशास्त्र तो निरंतर चलने वाला है, कोई भी परिभाषा कभी भी नहीं आ सकती है। लेकिन जो मोटे तौर पर 4 परिभाषाएं हमने पूर्व में पढ़ी है और जो सबसे सर्वोत्तम या सर्वोपयुक्त परिभाषा थी, आधुनिक परिभाषा थी, जिसको कि स्थैतिक परिभाषा भी कहलाती है और गत्यात्मक परिभाषा भी कहलाती है, जो कि विकास केंद्रित परिभाषा थी और यह सैमुअल्सन द्वारा दी गई थी। इस परिभाषा में उन्होंने वर्तमान के उपभोग के साथ में भविष्य के उपभोग की भी चिंता की थी। अर्थात आज हमारे पास में जो उपलब्ध संसाधन हैं उन सभी का हम आवंटन इस प्रकार से नहीं कर दें कि आज की आवश्यकताएं पूरी हो, कल की आवश्यकताओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं के लिए रखा जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारी आज की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा किया जाना चाहिए जिससे कि आज की आवश्यकताएं भी हम पूरी कर सकें और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी हम उन संसाधनों को संरक्षित करके रख सकें। अर्थात यह यथार्थ के साथ साथ आदर्शात्मक दृष्टिकोण भी यह परिभाषा रखती है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि अर्थशास्त्र न केवल यथार्थ का अध्ययन करता है, अर्थात क्या है का अध्ययन करता है, इसके साथ में अर्थशास्त्र ये भी अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए। जैसे हम वृहद स्तर पे कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या इतनी है, भारत में गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या इतनी है। यह तो हुआ यथार्थ अध्ययन। लेकिन हम कहें कि भारत में तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को ध्यान में रखते हुए इसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन यापन को किस तरह से ऊपर उठाया जाए, किस तरह से ऊपर उठाया जाना चाहिए, कौन सी नीतियां हमें लागू करनी चाहिए जिससे गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ऊपर उठ सके। यह दृष्टिकोण आदर्शात्मक दृष्टिकोण है। अर्थात अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान है बल्कि ये कला भी है और अर्थशास्त्र न केवल यथार्थ का अध्ययन करता है बल्कि यह आदर्शात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र यथार्थ के साथ में आदर्शात्मक विज्ञान भी है जो लोगों के जीवन जीने की कला के आधार पर जीवन जीने की कला का अध्ययन करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके साथ ही अर्थशास्त्र का परिचय यहीं संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।